हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नजर दुनिया पर। ईरान में 1979 में इस्लामी इनकलाब कामयाब होने के बाद अमेरिका की लगातार बेचैनी बढ़ती रही है। तेहरान में नई हुकूमत को गिराने के लिए उसने 1980 में इराक में अपने पिट्ठू सद्दाम हुसैन से उसके खिलाफ जंग शुरू कराई, जो 8 साल तक जारी रही, जिसमें न सिर्फ ईरान बल्कि इलाके के सभी मुल्कों की इकोनॉमी तबाह की गई। अब ईरान और सऊदी अरब के बीच ताल्लुकात बेहतर होने के बाद एक बार फिर वाशिंगटन में बेचैनी है। कल एक दिन में अमेरिका की तरफ से 2 ऐसे अहम बयानात सामने आए हैं जिससे बेचैनी जाहिर हो रही है। एक बयान में ईरान और रूस की बढ़ती नजदीकी पर नाराजगी जताई गई है और दूसरे बयान में पर्शियन गल्फ में ईरान के बढ़ते हुए असर पर एतराज किया गया है। साथ ही कहा गया है कि अमेरिका को इस इलाके में हिफाजती इकदाम करने होंगे। दूसरी तरफ सऊदी अरब से खबर है कि अरब लीग के फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग में कल सीरिया ने अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट की अपील की है। उधर फिलिस्तीनी अथॉरिटी के सरबराह महमूद अब्बास ने इजराइल को यूनाइटेड नेशन से बाहर करने की मांग की है। इन सभी खबरों की तफसील जानने के लिए आखिर तक जरूर देखें। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अमेरिका का कहना है कि ईरान और रूस गैर मामूली डिफेंस साझेदारी को आगे बढ़ा रहे हैं और ईरान रूस से अरबों डॉलर के फौजी हथियार मांग रहा है। अल अरेबिया के वाशिंगटन में रिपोर्टर जोसेफ हाबूश के मुताबिक व्हाइट हाउस की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के स्पोक्सपर्सन जॉन किर्बी ने कल मीडिया को फोन के जरिए बताया कि ईरान ने पिछले साल अगस्त से रूस को कम से कम 400 ड्रोन मुहैया किए हैं। सपोर्ट दोनों तरफ एक दूसरे को पहुंचाई जा रही है। जॉन किर्बी ने कहा कि रूस और ईरान के बीच बढ़ती साझेदारी सीधे मिडिल ईस्ट में ईरान को गड़बड़ी वाली सरगर्मियों की सलाहियत मुहैया कर रही है, जो न सिर्फ यूक्रेन के लिए बल्कि ईरान के पड़ोसियों के लिए भी खतरा पैदा कर रही है। अगस्त से ईरान ने रूस को 400 से ज्यादा खास तौर से शाहिद किस्म के ड्रोन मुहैया किए हैं। व्हाइट हाउस के मुताबिक रूस ने इन ईरानी ड्रोनों को लिया और यूक्रेन के अंदर अहम बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए उनका इस्तेमाल किया है। रूस को ये ड्रोन मुहैया करके ईरान सीधे तौर पर यूक्रेन में रूस को हमलों की सलाहियत बढ़ा रहा है। किर्बी ने जो बाइडेन सरकार के जरिए कुछ खुफिया जानकारी को आम करने का दावा करते हुए ये बातें कही हैं। अब से पहले भी अमेरिका ने ऐसे दावे किए थे। इसके जवाब में किर्बी ने कहा कि अमेरिका आने वाले दिनों में रूस और ईरान के बीच बढ़ते हुए फौजी कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ और पाबंदियों का ऐलान करेगा। ईरान पर पहले से लगी हुई कई पाबंदियों के बारे में पूछे जाने पर कि क्या उन पाबंदियों का कोई असर हुआ, किर्बी ने कहा कि इसका मतलब ये नहीं है कि अब पाबंदियां लगाने की और गुंजाइश नहीं है। पाबंदियां लंबी मुद्दत तक असर डालने वाला कदम है, लेकिन वक्त के साथ उनका असर हो सकता है। उन्होंने मॉस्को पर एक्सपोर्ट कंट्रोल की पाबंदी की तरफ इशारा करते हुए कहा, जिसने व्लादिमीर पुतिन की सटीक निशाने वाले हथियार बनाने की सलाहियत में रुकावट पैदा की है। अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के स्पोक्सपर्सन ने कहा कि ईरान और रूस के दरमियान बड़े पैमाने पर डिफेंस साझेदारी यूक्रेन, मिडिल ईस्ट और इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए नुकसानदेह है। हम इन सरगर्मियों को बेनकाब करने और रुकावट डालने के लिए अपने पास मौजूद सभी तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं और हम इस सिलसिले में और ज्यादा कदम उठाने के लिए तैयार हैं। आपको बता दूं कि हाल ही में 27 अप्रैल को अमेरिका के CBS न्यूज ने बताया था कि वाशिंगटन ने रूस और ईरान के खिलाफ अमेरिकी शहरियों को कैदी बनाने और गलत तरीके से हिरासत में लिए जाने की वजह से नई पाबंदियां लगाई हैं। उस वक्त रूस और ईरान की खुफिया एजेंसियों के 4 बड़े अफसरान के खिलाफ पाबंदियां लगाई गई थीं। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने एक बयान में कहा था कि आज फॉरेन मिनिस्ट्री और ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने अमेरिकियों को गलत तरीके से हिरासत में लेने के जिम्मेदारों के खिलाफ पाबंदियों का ऐलान किया है। रूस और ईरान में 4 लोगों और 2 खुफिया एजेंसियों के खिलाफ इन पाबंदियों का मतलब है कि इन लोगों की सभी प्रॉपर्टीज और अमेरिकी लोगों के कब्जे में उनकी प्रॉपर्टीज अब सीज कर ली गई हैं। ये पाबंदी रूस की फेडरल सिक्योरिटी ब्यूरो और ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC को
टारगेट करके लगाई गई थी। इसी बीच कल ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है कि अमेरिका ने ईरान पर फारस की खाड़ी में अपनी दखलंदाजी वाली मौजूदगी को सही ठहराने के लिए समंदरी ट्रैफिक को खतरे में डालने का ईरान पर इल्जाम लगाया है। प्रेस टीवी के मुताबिक तेहरान में फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन ने ईरान के खिलाफ अमेरिका के ताजा इल्जामात की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि अमेरिका इस इलाके में अपनी दखलंदाजी वाली मौजूदगी को सही ठहराने की कोशिश कर रहा है। व्हाइट हाउस के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के स्पोक्स पर्सन जॉन किर्बी के हालिया इल्जामात के जवाब में नासिर कानानी ने मंडे को देर रात यह बयान दिया। आपको बता दूं कि 13 मई को जॉन किर्बी ने कहा था कि ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC की नेवी के जरिए हाल के हफ्तों में हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान की समंदरी हुदूद में 2 हमलावर गैर मुल्की तेल टैंकरों को जब्त करने के बाद अमेरिका फारस की खाड़ी में हिफाजती इंतजामात को मजबूत करने के लिए काम करेगा। किर्बी ने अमेरिका की तरफ से बार बार दोहराई जाने वाली बात कही कि वाशिंगटन गैर मुल्की या इलाकाई ताकतों को समंदरी रास्तों के जरिए से नेविगेशन की आजादी को खतरे में डालने की इजाजत नहीं देगा। किर्बी के बयान पर रिएक्शन देते हुए नासिर कानानी ने कहा कि ईरान ने फारस की खाड़ी के साथ साथ दूसरे इलाकाई और इंटरनेशनल समंदर में महफूज नेवल ट्रैफिक यकीनी बनाने में सबसे असरदार रोल निभाया है और हमेशा जहाजों और किश्तियों के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट में महफूज रास्ते की गारंटी दी है। कानानी ने हाल ही में 2 जब्त किए गए जहाजों के बारे में लिए गए एक्शन को उनके जरिए की गई खिलाफ वर्जी की वजह से और अदालत के फैसलों के मुताबिक बताया। ईरान का मकसद उन सरगर्मियों को रोकना था जो इंटरनेशनल नेविगेशन कानून के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरान पर इल्जाम लगाना जारी रखता है, जबकि लंबी मुद्दत से की दखलंदाजी और तबाहकारी पॉलिसी ने फारस की खाड़ी के इलाके में गड़बड़ी को बढ़ावा दिया है। कानानी ने कहा कि ईरान के खिलाफ लगाए गए नए इल्जाम सिर्फ बहाने हैं जिनका मकसद इलाके में अमेरिकी दखलंदाजी को जारी रखने और आगे बढ़ाने को सही ठहराना है। ईरान फारस की खाड़ी के समंदर में गैर मुल्की फौजों की लगातार मौजूदगी को समंदरी ट्रैफिक की सिक्योरिटी के खिलाफ खतरा मानता है और समझता है कि इलाके के मुल्क अमन और सिक्योरिटी बिना किसी गैर मुल्क की मौजूदगी के बहाल रख सकते हैं। कानानी ने कहा कि ईरान फारस की खाड़ी इलाके और हॉर्मुज की हिफाजत के लिए खुद को जिम्मेदार मानता है। अमेरिकी फोर्सेस की मौजूदगी और गड़बड़ी करने वाले काम फारस की खाड़ी इलाके की सिक्योरिटी की गारंटी देने के लिए ईरान की जिम्मेदारी 2 गुना कर देते हैं। आपको बता दूं कि हाल ही में व्हाइट हाउस की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के स्पोक्स पर्सन जॉन किर्बी ने कहा था कि अमेरिका फारस की खाड़ी में समंदरी ट्रैफिक पर ईरानी हमलों के खतरों से निपटने के लिए सिक्योरिटी मजबूत करेगा। 12 मई को जॉन किर्बी ने ईरान पर पिछले 2 वर्षों में 15 इंटरनेशनल झंडे वाले कमर्शियल जहाजों को परेशान करने, हमला करने या दखल देने का इल्जाम लगाया था। अप्रैल के आखिर और मई के शुरुआत में ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले 2 इंटरनेशनल तेल टैंकरों को जब्त किया था, जिनमें से एक अमेरिका की तरफ जा रहा था। आइए अब चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। सीरिया ने अरब लीग में वापसी के बाद अपने मुल्क में इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट की मांग की है। अल अरेबिया अखबार के मुताबिक सऊदी अरब के जद्दा शहर में अरब लीग सरबराह कॉन्फ्रेंस से पहले फाइनेंस मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस के दौरान सीरिया के मिनिस्टर मोहम्मद समर अल खलील की तरफ से ये अपील की गई है। उन्होंने कहा कि हम आपको सीरिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए इनवाइट करते हैं, जहां अहम मौके और पुरउम्मीद इम्कान है। हाल ही में 12 साल के सस्पेंशन को खत्म करते हुए सीरिया को अरब लीग में वापस लिया गया है। अभी ये साफ नहीं है कि 19 मई को सीरिया के प्रेसिडेंट बशार अल असद जद्दा में होने वाली अरब लीग सरबराह कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे या नहीं। अल अरेबिया की रिपोर्ट के मुताबिक बशार अल असद की सरकार के खिलाफ वेस्टर्न मुल्कों की तरफ से जारी पाबंदियों की वजह से अरब मुल्कों को सीरिया में इन्वेस्टमेंट से रोका जा सकता है। इस मौके पर सऊदी फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद अल जादान ने अरब लीग में सीरिया की वापसी का खैर मकदम किया और कहा कि हम जो मकसद तय कर रहे हैं उसे हासिल करने के लिए एक साथ काम करने के लिए तैयार हैं। इस महीने की शुरुआत में सीरियाई क्राइसिस को हल करने के लिए अरब पहल के हिस्से के तौर पर अम्मान में जॉर्डन, सऊदी अरब, इराक और मिस्र के साथ सीरिया ने इलाकाई बातचीत शुरू की थी। इसी दरमियान इजराइल के एजेंट समझे जाने वाले फिलिस्तीनी लीडर महमूद अब्बास ने कल एक बड़ा बयान दिया है। न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर में फिलिस्तीनियों के नकबा डे के मौके पर हुई
कॉन्फ्रेंस में महमूद अब्बास ने इजराइल को यूनाइटेड नेशंस से बाहर करने की मांग की है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में तकरीर के दौरान इजरायली बयानबाजी का कंपैरिजन नाज़ी प्रोपेगेंडे से किया और कहा कि अगर इजराइल फिलिस्तीनियों को मुल्क नहीं देता और लाखों रेफ्यूजीज को वापसी का हक नहीं देता और टेम्पल माउंट पर यहूदी हक से इनकार नहीं करता तो इजराइल को यूनाइटेड नेशन से अलग कर देना चाहिए। आपको बता दूं कि इजराइल मस्जिद अल अक्सा को ही टेम्पल माउंट कहने की कोशिश करता है। महमूद अब्बास यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में नकाबा डे के मौके पर एक खास कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। इजराइल ने नकाबा की 75वीं बरसी के मौके पर होने वाले इस प्रोग्राम की सख्त मुखालिफत की थी। इजराइल के यूनाइटेड नेशंस में एम्बेसडर ने मेंबर मुल्कों से इस प्रोग्राम में शरीक नहीं होने की अपील की थी। कल की इस कॉन्फ्रेंस में तकरीर करते हुए महमूद अब्बास ने अपने गले में एक चाबी पहनी हुई थी जो इजराइल में अपने कुनबे के साबिक घर में वापसी की ख्वाहिश की निशानी थी। उन्होंने कहा कि इजराइल 1947 में फिलिस्तीन मुल्क देने के लिए राजी था और यूनाइटेड नेशंस में शामिल होने के लिए फिलिस्तीनी रेफ्यूजीज की वापसी के लिए भी तैयार था। आपने देखा कि अमेरिका की ईरान और रूस के बीच बढ़ते डिफेंस ताल्लुकात और तेहरान के फारस की खाड़ी में बढ़ते असर से कितनी बेचैनी बढ़ी हुई है। साथ ही वो सऊदी अरब और ईरान के बीच बढ़ते हुए ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। उसका ये कहना कि ईरान की सरगर्मियां इलाके के मुल्कों और इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए नुकसानदेह हैं, इससे साफ है कि वो क्या कुछ कहना चाह रहा है। उधर आने वाला वक्त बताएगा कि महमूद अब्बास के जरिए इजराइल के खिलाफ यूनाइटेड नेशंस में दिए गए बयान को आने वाले वक्त में कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नजर बनाए हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।